हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की कक्षा में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, जो कि लेसन 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर अगर बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया। तो देखिए, इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। और अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत हम लोग का एक राष्ट्र है, वैसे ही ये राष्ट्र का परिभाषा अर्नेस्ट रेनर के अनुसार दिया गया है कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप एक महादेश है। हमारे विश्व में कुल 7 महादेश हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, उसके क्षेत्र में राष्ट्रवाद का फैलाव कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। और ये तो जान लिए कि यूरोप क्या है। तो यूरोप हम लोग का एक महादेश है। विश्व में कुल 7 महादेश हैं। सबसे बड़ा देश जो हम लोग का है एशिया महादेश, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्र तो जान लिए किसे कहते हैं, इसमें वाद लग गया। तो राष्ट्र में वाद लगने से इसका जो अर्थ है, इसका राष्ट्र में वाद लग गया तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान, एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान, एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। जब हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ, देखिए 3 तरह से ऑप्शन दे सकता है। पहला ऑप्शन दे सकता है पुनर्जागरण के काल से। दूसरा ऑप्शन दे सकता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से, ये 3 टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए, 3 यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है। पहला पुनर्जागरण के काल से, दूसरा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि 1789 ईस्वी में, और फ्रांसीसी क्रांति से। 3 पॉइंट हम लोग बनाए। बुक में भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको कवर किए हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास के बारे में ये पुनर्जागरण के काल से, 1789 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति से। तीनों याद रखिएगा। अगर ये 4 ऑप्शन में कोई एक दिख जाए तो उसको आप टिक लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना देर किए हुए आगे हम लोग चलेंगे। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं लुई 16वां के बारे में। 1789 ईस्वी से पहले लुई 16वां फ्रांस का राजा था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से पहले लुई 16वां फ्रांस का राजा था। लुई 16वां को नेपोलियन बोनापार्ट ने हराया। अब देखिए, अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं भाई। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग जानने से पहले देखेंगे कि नेपोलियन ने जब लुई 16वां को हराया, लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासक था। लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासक था, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने हराया। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना के विकास हुआ, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आगे देखेंगे, नेपोलियन का शासनकाल 1798 से 1814 ईस्वी तक चला। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 1789 ईस्वी से पहले लुई 16वां फ्रांस का राजा था। उसे लुई 16वां को नेपोलियन बोनापार्ट ने हरा दिया। कब? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में। अब देखिए, लुई 16वां जो है हार गए, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा के रूप में
राज किए। कितने वर्षों तक? देखिए 1798 से 1814 ईस्वी तक। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो 1814 ईस्वी में नेपोलियन संहिता। देखिए नेपोलियन संहिता लागू करने का बहुत बड़ा मकसद था। इससे यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड है ये नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ। नेपोलियन संहिता को एक और नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं नागरिक संहिता। ऑप्शन में अगर पूछे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कब लागू हुआ तो 1804 ईस्वी आप बहुत अच्छे तरीके से मार सकते हैं, आप लोग को एक नंबर मिल जाएगा। आगे चलेंगे। इसका दूसरा नाम नागरिक संहिता था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे का टॉपिक है नेपोलियन के नीतियों के कारण ही फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य का मार्ग खुला। अब देखिए नेपोलियन के नीतियों के कारण, नेपोलियन ने जितने भी अपनी नीति अपनाई फ्रांसीसी प्रभुता। अब प्रभुता का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे आप लोग प्रभुता का मतलब, तो प्रभुता का मतलब ईश्वरता होता है और आधिपत्य का मतलब अधिकार होता है। यानी कि ईश्वरता और अधिकार किसके? वहाँ के लोगों का अधिकार का मार्ग खुला। किसकी वजह से? तो नेपोलियन के नीतियों की वजह से वहाँ के नागरिकों को अपना अधिकार मिला नेपोलियन की वजह से। कहीं ना कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद में वहाँ के लोगों को अपना अधिकार दिलाने में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन के कई युद्धों और नीतियों ने यूरोप की राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे चलेंगे। 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ, यानी कि नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन हार गया 1814 ईस्वी में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसका शासनकाल 1798 से 1814 के बीच ही रहा। अब जैसे ही नेपोलियन के पतन के बाद, यानी कि जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ 1815 ईस्वी में यूरोप की विजयी शक्तियाँ, यानी कि 1814 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद यहाँ पर जो यूरोप की विजयी शक्तियाँ थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकजुट हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वहाँ में ये एकजुट हुई। अब देखिए वियना सम्मेलन के बारे में जानते हैं। तो वियना सम्मेलन, इनका उद्देश्य पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। कहने का मतलब है कि नेपोलियन के युद्धों ने बहुत सी गलत कामों को विरोध किया, नागरिकों को अपना अधिकार दिलाया और उससे अब नेपोलियन का पतन हो गया। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन जो था वहाँ के नागरिकों के लिए ईश्वर ही था। तो देख सकते हैं प्रभुता यानी ईश्वरता और अधिकार। नेपोलियन वहाँ के नागरिकों के लिए ईश्वर ही नहीं था। ईश्वर क्यों था? ईश्वर इसलिए था कि वहाँ के नागरिकों को अपना पूर्ण अधिकार, समान अधिकार के लिए वो लड़ रहा था और अधिकार दिलवाया। अब देखिए जब 1814 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय यानी कि नेपोलियन हारा, तो देखिए नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में विजयी शक्तियाँ, जो शक्तियाँ जीती ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकजुट हुई। वियना सम्मेलन के बारे में देखें तो इनका उद्देश्य पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। इसका अब देखते हैं हम लोग, इसका मुख्य कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इसका मुख्य या प्रमुख ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। अगला देखेंगे हम लोग जो इसकी मेज़बानी किया। अब देखिए वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा किया गया। उसके बाद इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया। बी ब्रिटेन, आर रूस, पी प्रसा और ए ऑस्ट्रिया। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने इस वियना सम्मेलन में भाग लिया। वियना सम्मेलन, अब देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 ईस्वी से मई 1848 ईस्वी तक के
समय को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक ने इटली पर अपना कब्जा जमाया। अब देखिए, मेटरनिक ने इटली पर अपना कब्जा जमाने के लिए उसे कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, बांट दिया अपना कब्जा जमाने के लिए। कौन? मेटरनिक। आगे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेशों को बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। यानी अलग अलग जब ये इटली पर अपना कब्जा जमाने के लिए उसे कई क्षेत्रों में बांटा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर वो कई क्षेत्रों में बांटा तो कई राजाओं को, यानी कि अलग अलग राजाओं को अलग अलग क्षेत्र दे दिया राज करने के लिए, अपने राज्य को जमाने के लिए। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया गया। अगला है, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया। यानी कि फ्रांस में जो पुरानी व्यवस्था थी, कब के समय, ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले, और उस समय राजा कौन था? लुई 16वां था, 1789 ईस्वी से पहले। तो जो लुई 16वां के राज में होता था, उसी पुरातन व्यवस्था को मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया। फिर से वो स्थापित कर दिया पुरातन व्यवस्था को। बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। देखिए, लुई 16वां तो अलग था और लुई 18वां जो है वो अलग था। देखिए, लुई 16वां जो था ना, बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। लेकिन ये जो लुई 18वां फ्रांस का राजा बना, तो इसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा। यानी कि इसने फ्रांस में पुरानी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। मेटरनिक ने तो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया, लेकिन जब लुई 16वां बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना हुआ तो फ्रांस का राजा लुई 18वां बना, तो उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को देखा। उसके अनुसार उसने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। क्या किया तो देखते हैं। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी, यानी कि प्रतिक्रियावादी मतलब विरोधी और सुधारवादी मतलब सुधार जो कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, और प्रतिक्रियावादी तो शासन करने में ही लगे हुए हैं। तो जो ये लुई 18वां था, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी के बीच लुई 18वां ने क्या किया? समझौता किया दोनों के बीच। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को वहाँ के सम्राट ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को, तो हम लोगों ने देखा कि इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ, जो 1848 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका परिणाम 1830 की क्रांति में सामने आया। अब देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब नियंत्रण नहीं है उस पर हम लोगों का, वो अपने मन से हर काम करेगा। और प्रतिक्रियावादी मतलब विरोध करने वाला। हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वो उसका विरोध कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिक्रियावादी। हर तरह से विरोध करने वाला को प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इस पर निरंकुश का मतलब नियंत्रण नहीं है उस पर, प्रतिक्रियावादी का मतलब विरोध करने वाला। इसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और जनतंत्र, यानी कि जनता के राज को उसके राज के भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। यानी कि फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी और जो जनता का राज चल रहा था, उसे दबाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये गलत काम किया किसने? चार्ल्स 10वां ने। आगे चलेंगे तो
इसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये देखिए अपने ही तरह के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, बहुत ही चतुर था चार्ल्स 10वां। पोलिगनेक भी प्रतिक्रियावादी था, यानी कि चार्ल्स 10वां से वो प्रभावित था। आगे चलेंगे तो पोलिगनेक ने पूर्व में लुईस 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता के जगह पर देखते हैं क्या किया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता, यानी कि लुई 18वां सबको समान नागरिक संहिता का मतलब नागरिकों को समान अधिकार दिया था। वो देखिए आगे क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं हम लोग शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना। शक्तिशाली अभिजात वर्ग, अब ये शक्तिशाली अभिजात वर्ग कैसे क्या है भाई, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शक्तिशाली अभिजात वर्ग उसे कहेंगे जो वर्ग अलग से बनाया जाए, उसे शक्ति अलग से महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की जाए, उसे शक्तिशाली अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो पोलिगनेक शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया, इन्हें विशेषाधिकार दिया। समझिए, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया, इन्हें विशेष अधिकार दिया। उदारवादी लोगों की चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र। देखिए उदारवादी लोगों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध, इस चुनौतियों और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। किसने? उदारवादियों ने। उदारवादी कौन है भाई? जो देश, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के अधिकार के प्रति लड़ते हैं, वो उदारवादी हैं। उदारवादी जनता के कल्याण करते हैं। उदारवादी जो होते हैं जनता के कल्याण के लिए लड़ते हैं। तो ये जो उदारवादी थे, जो जनता के लिए कल्याण के बारे में सोचते थे, उनके अधिकार के बारे में सोचते थे, उसके बारे में हम देखेंगे। उदारवादी लोगों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध, इस चुनौतियों और क्रांतियों के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी, अब देखिए चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को काला घोटने का प्रयास किया। अब देखिए उदारवादी जो हैं वो तो अपना लगे हुए हैं लड़ने में, अपने अधिकार को छीनने में, अपने वहाँ के राष्ट्र के लोगों को अपने समान अधिकार दिलाने में। लेकिन चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी, इसका विरोध करने के लिए प्रतिक्रियावादी, अब देखिए प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को, यानी कि उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया। इसी बीच पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ उठी। देखिए अब इसी बीच पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ उठी। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे 1830 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के परिणाम के बाद चार्ल्स 10वां फ्रांस की राजगद्दी को त्याग दिया और इंग्लैंड पलायन कर गया। देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों को क्या समझ में आया, इसके बारे में हम लोग को जानने का प्रयास करेंगे। लुई 16वां आया, यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले लुई 16वां राजा था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे हराया, पराजित किया। उसके बाद वो राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर देखिए अब नेपोलियन की भी पराजय हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की भी पराजय हुई और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सम्मेलन हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पुरातन व्यवस्था को स्थापना करना। देखिए कुल मिलाकर ये चेंज चलता रहा, लेकिन अंत में जीत हुआ सत्य का। अंत में जीत सत्य का ही होता है। जैसे यहाँ पर देखा हम लोगों ने 1800 जुलाई 1830 की क्रांति में जीत किसकी हुई? जीत हुई जनता की। लास्ट में क्या हुआ? जो चार्ल्स 10वां था, वो इस क्रांति के परिणाम के बाद चार्ल्स 10वां फ्रांस की राजगद्दी को त्यागा और इंग्लैंड पलायन कर गया। आगे की कक्षा में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हुआ हो
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको दोबारा आप लोग को उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।